व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं यूनिट 3 एंटरप्राइज मार्केटिंग और आज हम लोग यूनिट 3 एंड यूनिट 4 खत्म कर देंगे। उसके बाद आपके बचेंगे बस 2 यूनिट्स जो कि हम कल करेंगे और हमारा पूरा ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो एज प्रॉमिस्ड 13 तारीख को आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद 14 आपके पास पूरा मिलेगा रिवीजन के लिए और 15 का हमारा एग्जाम होने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में मेनली हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं यार। देखो चैप्टर का नाम है एंटरप्राइज मार्केटिंग। अब देखो चैप्टर नंबर 1 में आपने अलग अलग तरीके से किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। दूसरे चैप्टर में हमने क्या देखा कि प्लान्स कितने तरीके के होते हैं, बिजनेस प्लान्स कितने तरीके के हैं, किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। ये चैप्टर इज ऑल अबाउट मार्केटिंग कि किस तरीके से, देखो बिजनेस में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। बिना मार्केटिंग के कोई बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता। आज अगर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को, किसी बिजनेस को जानते हो, उसकी मार्केटिंग की वजह से जानते हो। तो मार्केटिंग का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ रहा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। उसको समझने से पहले मार्केटिंग समझना पड़ेगा। तो मार्केटिंग क्या है बच्चों? मार्केटिंग ध्यान रखना एक सोशल प्रोसेस है, एक सोसाइटी से रिलेटेड प्रोसेस है, जहां पे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो एज कस्टमर्स मार्केट में आते हैं उनको वो सब एक कंपनी प्रोवाइड करती है, सेटिस्फाई करती है उनकी नीड्स एंड वांट्स। और मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं होता, सिर्फ माल बेचना नहीं होता। मार्केटिंग उससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आता है, सारे रॉ मटेरियल अरेंज करना भी आता है, यानी प्रोडक्ट बनने से पहले से ही शुरू हो जाता है। फिर प्रोडक्ट का डिजाइनिंग, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाना, उसका स्टोरेज करना, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज देना, मतलब बहुत कुछ मार्केटिंग के अंदर आ जाता है बच्चों। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यूएबल, राइट। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं या बहुत इजीली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स ऑल द बेसिक एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग दैट डील्स विद, किस चीज के साथ डील करेगा? स्ट्रेटेजिक इनिशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचा रही है और कस्टमर के माइंड में सेट कर रही है। ठीक हो गया बच्चों। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है बेटा? मार्केटिंग मिक्स का मतलब जितने भी टूल्स या जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जितने भी वेरिएबल्स जो एक मार्केटर मिक्स करता है एक मार्केट में सरवाइव करने के लिए। तो एक मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो वो 4 चीजों का एलिमेंट होगा। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं बच्चों मेन। प्रोडक्ट खुद, प्राइस उसका, प्लेस उसका और प्रमोशन उसका। तो 4 पीस हैं जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको तो मजा आ जाएगा ये पढ़ के। जो साइंस वाले हैं या ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको वैसे समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। कॉमर्स वालों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है तो उनको वैसे ही सब आसान लगता है ये चैप्टर। तो बच्चों प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस है, प्रमोशन है। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट बच्चों कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो आप बेचना चाहते हो। अब प्रोडक्ट में हमें देखना है उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्राइस में क्या आता है कि आप प्राइस डिसाइड कैसे करोगे, क्या आप डिस्काउंट्स दोगे, क्या आपकी पेमेंट टर्म्स होंगी, सब प्राइस में आ जाएगा। प्लेस में बच्चों किस चैनल के थ्रू आपका प्रोडक्ट बिकता है, कस्टमर के घर तक पहुंचता है, आप डायरेक्टली बेचते हो या बीच में आपने इंटरमीडियरीज लगाए हुए, या ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज करते हो, बेसिकली कैसे कस्टमर तक पहुंच रहे हो, प्लेस में। प्रमोशन में बच्चों आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, आप ऐड कराते हो, पर्सनली खुद 1-on-1 सेलिंग करते हो, या आप पब्लिक रिलेशंस करते हो अच्छे, या फिर आप सेल्स प्रमोशन की अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हो, वो सब इसमें आता है। ये सब हम इसमें पढ़ें, ठीक है। आओ सर सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ शुरू करते हैं बच्चों। प्रोडक्ट क्या है? कोई भी ऐसी गुड या कोई भी ऐसा सर्विस या कुछ भी ऐसा जो किसी ना किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है, किसी ना किसी की जीवन में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और आप उसको बेच रहे हो,
उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। द प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर अ मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, otherwise even the best work on the other elements of marketing will not benefit the organization। यानी प्रोडक्ट को अपने एंड से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना है, नहीं तो आप कितना ही प्राइस पे काम कर लो, प्लेस पे काम कर लो, प्रमोशन पे काम कर लो, नहीं चल पाएगा। प्रोडक्ट में तीन बच्चों मेन चीज होती है, BPL। सर व्हाट इज BPL? प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की लेबलिंग। आओ सर ये ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है बच्चों की एक प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट में लेके जाना कि लोग उसका जेनरिक नेम ही भूल जाएं। सर जेनरिक नेम भूल जाए मतलब कि लोग यही भूल जाए कि ये न्यूडल्स है, लोग क्या बोले कि ये तो मैगी है। लोग यही भूल जाए कि ये स्कूटर है, लोग क्या बोले कि ये तो एक्टिवा है। लोग यही भूल जाए कि ये सर्फ है, लोग बोले कि घड़ी लेके आओ। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक प्रोडक्ट को इस तरीके से कस्टमर के दिमाग में डाल देना कि लोग उसका जेनरिक नेम भूल जाएं, उसका ब्रांड नेम लेने लगे, राइट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अ प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर अ ब्रांड नेम और अ जेनरिक नेम। जेनरिक नेम किसको बोलते हैं हम? कि गाड़ी है, टेलीविजन है, जूते हैं। अब ब्रांड नेम क्या हो सकता है कि गाड़ी कौन सी, Hyundai है, BMW है, मर्सिडीज है, रेंज है, कौन सी है, तो ब्रांड नेम आ जाएगा, है ना। टीवी कौन सी कंपनी का है, जूता कौन सी कंपनी का है, तो बेसिकली ब्रांड नेम कौन सा है, ठीक है। फिलिप कॉटलर बोलते हैं ब्रांडिंग इज एंडोइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द पावर ऑफ अ ब्रांड। क्या बात है, तो डेफिनेशन है बस वैसे ही। ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? ब्रांडिंग से क्या क्या होता है बेटा, क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। तो देखो बाबू, इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं ब्रांडिंग में। जैसे हम लोग बोलें कि ब्रांडिंग जो है वो आप तभी कर सकते हो, या आप एक प्रोडक्ट को ब्रांड तभी बना सकते हो जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो एक ब्रांड तभी बनेगा अगर वो कस्टमर को अच्छे से सर्व कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट बहुत बेनिफिट्स दे रहा है, तभी ब्रांडिंग हो पाएगी। उसका प्राइस भी आपने इस तरीके का रखा हुआ है जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही जेन्युइन है। वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, कस्टमर की लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डाल रहा है या नहीं डाल रहा है वो कस्टमर के ऊपर, जैसे कंपनी ने कैसा नाम रखा, कैसा लोगो रखा, रिपीटिशन हो रही है नहीं हो रही है, कस्टमर रिपीट सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ब्रांडिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स चल जाते हैं, राइट। देखो सबसे पहले ब्रांड क्या है? ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यूज्ड टू डिनोट अ ब्रांड। कोई नाम हो सकता है, कोई टर्म हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है ना। अब मैं बोलूं कि मैंने कोई शूज पहने हुए हैं जिसपे टिक का साइन है, तो आप एकदम पहचान जाओगे भाई नाइकी का है। 3 स्ट्राइप्स है तो आप पहचान जाओगे एडिडास का है। NB लिखा होगा आप पहचान जाओगे न्यू बैलेंस का है। तो इन लोगों ने अपने आप को एज अ ब्रांड पॉपुलर करा रादर देन सिर्फ शूज, है ना। तो ब्रांड कोई नाम हो सकता है, कोई टर्म हो सकती है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और दूसरों से अलग समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ब्रांड में क्या क्या आता है? ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेड मार्क। तो ब्रांड नेम क्या है? वो पार्ट ऑफ ब्रांड जो लोग बोल सकते हैं, राइट। जो जिस नाम से लोग आपके प्रोडक्ट को बुला रहे हैं वो ब्रांड नेम है। ब्रांड मार्क क्या है बच्चों? कोई भी साइन हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, ठीक है। जैसे गर्ल ऑफ अमूल, अमूल वाली गर्ल हो गई, या पार्ले जी वाली गर्ल हो गई, है ना, एयर इंडिया का महाराजा। इस तरीके से नाइकी का टेक, कोई भी ऐसा साइन हो सकता है जिसको हम लोगो भी बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रांड मार्क। अगर इस ब्रांड मार्क को आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करा लेते हो और अपने नाम से रजिस्टर करा लेते हो कि मेरे अलावा अब इसको कोई और यूज नहीं करेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? आपका ट्रेडमार्क। अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन, उसको हम ट्रेडमार्क बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्रांड में ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क हो सकता है बच्चों। एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होंगी बेटा? ये इजी सा टॉपिक है। एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? नंबर 1, शॉर्ट हो, सिंपल हो। थोड़ा और बड़ा करूं, आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा, आई होप दिख रहा हो। शॉर्ट हो, सिंपल हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, ठीक है। छोटा नाम होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। नोटिसेबल हो, इजी टू रिकॉग्नाइज हो, आप उसको नोटिस कर पाओ, इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओ। प्लीजिंग हो, इंप्रेसिव हो, लोगों को सुन के मजा आए कि हाँ यार बहुत इंप्रेसिव ब्रांड नेम है, ठीक है। किसी भी तरीके का नेगेटिव, ऑफेंसिव, वल्गर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी पे होना चाहिए, ठीक है।
पैकिंग के साथ अडेप्टेबल होना चाहिए कि जिस तरीके की पैकिंग है उस तरीके से अडेप्ट भी हो जाए, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो कहीं ना कहीं, आई कैची हो कहीं ना कहीं, ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड हो, ऐसा होना चाहिए जिसको आप रजिस्टर भी करा पाओ। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर ही नहीं करा पा रहे इसको, कि पहले से किसी और ने ना लिया हुआ हो, तभी तो आप करा पाओगे। तो ये सब बच्चों हमारे पास किस तरीके का ब्रांड नेम होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स या उसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, अब ब्रांड नेम जो है बच्चों वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के रखती हैं। देखो सबसे पहले होता है इंडिविजुअल ब्रांड नेम। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे साबुन को, डिटर्जेंट्स को, है ना, कि भैया साबुन है तो ये लक्स है जी, ये पियर्स है जी, और मल्टीपल तरीके के साबुन, लाइफ बॉय है, डिटॉल है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांड नेम। कि एक एंटरप्रेन्योर चूज करता है एक नाम अपनी हर ऑफरिंग के लिए अलग अलग। फिर आता है फैमिली ब्रांड नेम, कि एक ब्रांड नेम दे दिया और उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाले, इसको हम बच्चों अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोलते हैं, इसको हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोल देते हैं। जैसे पॉन्ड्स, अब पॉन्ड्स क्या है, एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग का एग्जांपल है। अब पॉन्ड्स का क्या क्या आता है, पॉन्ड्स का शैम्पू भी आ रहा है जी, पॉन्ड्स का पाउडर भी आ रहा है जी, पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम भी आ रही है, पॉन्ड्स का फेस वॉश भी आ रहा है। तो पॉन्ड्स जो है वो एक ब्रांड नेम रखा और उसके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल दिए, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग। Under this strategy, an entrepreneur chooses a common or a successful family name for their several products. ठीक हो गया। फिर होते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट नेम्स। कॉर्पोरेट नेम्स में क्या होता है बेटा, जो अपनी कंपनी का नाम और लोगो एक साथ लगा दिया, है ना, जैसे गोदरेज, टाटा, बजाज, कंपनी का नाम ही चला दिया, कॉर्पोरेट नेम्स हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक, जिसके अंदर नाम भी हो नंबर भी हो, जैसे धोनी भाई की जिम्स है फिट 7, है ना, 7 नंबर जोड़ दिया उसके अंदर, राइट। लिव 52 टैबलेट आती है ना, लिव 52, SX4, I20, I20 है, राइट, I10, I20, तो नंबर भी डाल दिया, अल्फाबेट भी डाल दिया, अल्फा न्यूमेरिक। Entrepreneurs have an option to brand their product alphanumerically. An alphanumeric name often signifies its physical characteristics, thus creating a distinctive identity. तो बच्चों या तो आप हर प्रोडक्ट का अलग अलग नाम रख सकते हो, इंडिविजुअल हो गया, फैमिली यानी अम्ब्रेला कर दिया, एक के अंडर बहुत सारे हो गए, कॉर्पोरेट यानी कि हमारे पास एक कंपनी के नाम से ही चला दिया, और अल्फा न्यूमेरिक में दोनों चीजें होती है, ठीक है। अब लोगो क्या होता है सर, लोगो तो आप समझते ही हो बच्चों, लोगो कोई भी कंपनी का साइन, सिंबल, डिजाइन, देखो ये सब लोगोज हैं अलग अलग कंपनीज के। आप मल्टीपल कंपनीज आप देखते हो, यूज करते हो, उन सबके लोगोस डिजाइन होते हैं। क्या है लोगो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांडिंग है, एक ग्राफिक मार्क है जो यूज किया जाता है प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को। लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपके प्रोडक्ट को लोगो से। लोगो ग्राफिक हो सकते हैं बच्चों, या नाम को ही थोड़ा और बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये हम लोगो को समझते हैं। फिर लोगो क्यों बनाती हैं कंपनीज, वाई। सबसे पहले तो ये होता है बच्चों कि लोगो से आइडेंटिफिकेशन होता है, लोगो से एडवर्टीजमेंट होता है, लोगो से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को दूर से पहचान लेता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो लोगो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बच्चों बिजनेस का, कंपनी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये प्रोडक्ट को एंकर करता है, राइट। एंकर का मतलब लीड करता है, प्रोडक्ट उसी से पहचाना जाता है। कॉर्पोरेट लोगोज जो हैं बच्चों वो आइडेंटिटी बनते हैं किसी भी एंटरप्राइज की, राइट, क्योंकि सब जगह वही लोगो लगाए जाते हैं। उसके बाद बेटा क्या आता है हमारे पास, अलग अलग कॉम्बिनेशन, फॉन्ट, इमेजेस, इंप्रेशन, ये सब जोड़ के कंपनी का जो लोगो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और कंपनी इसी से अपनी ब्रांडिंग भी करती है, ठीक है। ओके, बढ़िया जी। एंटरप्राइजेस जो है नॉर्मली लोगों को यूज करती है शॉर्टकट टू एडवर्टाइजिंग, बढ़िया सर, इसीलिए लोगो बनाए जाते हैं। अब आ रही है बच्चों टैगलाइंस। टैगलाइंस क्या हो सकती है बच्चों, जैसे टैगलाइंस होती है ना, अमूल, अमूल बटर, है ना। अब अमूल बटर की बताओ जल्दी से क्या टैगलाइन होती है हमारे पास, बताओ जल्दी से। टाटा नमक, देश का नमक, राइट। इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी हम साथ में टैगलाइंस देख के चलते हैं। देखो अमूल का मैसेज क्या है, गिफ्ट फॉर समवन यू लव, रसना आई लव यू रसना, मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट। तो ये लाइंस क्यों जोड़ी जाती हैं, इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, कस्टमर के दिमाग में सेट हो जाती हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। देखो टैगलाइंस है, LIC, घड़ी, है ना, ये सब टैगलाइंस हैं इनकी। टैगलाइंस आर बेसिकली सिंपल बट पावरफुल मैसेज दैट हेल्प टू कम्युनिकेट
एक एंटरप्राइज का गोल, मिशन, क्वालिटीज एटसेट्रा। तो टैगलाइन बच्चों एक शॉर्ट टेक्स्ट है जो एक थॉट जो है उसको एक्सप्लेन करता है, राइट? बढ़िया सर। तो ब्रांडिंग में बेटा ये सब आता है, समझ गए बढ़िया तरीके से? ब्रांडिंग क्लियर हो गया? आओ सर अब चलते हैं पैकेजिंग पे। सर ये पैकेजिंग क्या होता है? बेटा पैकेजिंग का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका कवर बना देना कि वो खराब ना हो, डस्ट ना पड़े, उसको किसी तरीके के उसके अंदर मक्खी मच्छर ना बैठे, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, तो उसको रैप कर देना, प्रोटेक्ट कर देना किसी कवर से, उसको हम पैकेजिंग बोल देते हैं। क्या है पैकेजिंग? इट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आफ्टर ब्रांडिंग। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, पैकेजिंग मीन्स पैकेजिंग और रैपिंग गुड्स टू लुक अट्रैक्टिव एज वेल एज सिक्योर। अच्छा भी लगेगा और सेफ्टी भी रहेगी। ठीक है, परफेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना बहुत है। इसके बाद बेटा कितने प्रकार की पैकेजिंग होती है? 3 प्रकार की, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्ट पैकेज। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग टूथपेस्ट का लोगे। जो टूथपेस्ट है बच्चों उसके साथ एक ट्यूब रहती है, एक ट्यूब में आती है ना टूथपेस्ट, तो वो ट्यूब उसके साथ ही रहेगी जीवन भर जब तक वो खत्म नहीं होती, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। तो प्राइमरी पैकेज सबसे पहला पैकेज होता है किसी भी प्रोडक्ट का। परफ्यूम की बॉटल प्राइमरी पैकेज है। उसके बाद बच्चों वो टूथपेस्ट का एक बॉक्स भी होता है, कार्डबोर्ड बॉक्स, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी टूथपेस्ट होती है, राइट? उसको हम सेकेंडरी पैकेज बोलेंगे। वो एडिशनल लेयर है, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए है, उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग बोलेंगे। फिर हमारे पास होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में क्या होता है? जब हम सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं या कैरी करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो बड़ी कार्ट्स में, बॉक्सेस में, डब्बों में पैक होके जाएगा ना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज बोलेंगे। तो 3 प्रकार की पैकेजिंग हो सकती है, प्राइमरी जो इमीडिएट पैकिंग होगी, सेकेंडरी जो एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन जो कैरी करने के लिए। देखो जल्दी से, एक्चुअल कमोडिटी को जो पैक करेगा वो प्राइमरी, एडिशनल लेयर जो होगी वो सेकेंडरी, और पैकेज को कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक हो गया? अब पैकेजिंग क्यों करी जाती है बेटा? ये सिंपल सी है। पैकेजिंग से प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन होता है कि धूल मिट्टी ना गिरे, खराब ना हो, टूट फूट ना हो। प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, ऐड करते हैं लोग पैकेजिंग की मदद से कि इतना शानदार पैकेजिंग है, दूर से ही पहचान लेना। डिफरेंशिएशन होता है, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग दिखा सकते हो कुछ अलग पैकिंग करके, राइट? आइडेंटिफिकेशन, लोग पैकिंग से आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं। इजी हैंडलिंग, हैंडल करना आसान होता है। अगर पैकिंग अच्छी है तो आप किसी भी चीज को इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। मेंटेनिंग राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान पैकिंग के थ्रू रखा जा सकता है। जैसे आजकल पैक्ड फूड का बहुत ट्रेंड आ रहा है, पैक्ड वेजिटेबल्स, पैक्ड फ्रूट्स, तो उन सबको अच्छे तरीके से साफ सफाई से बेचा जा सकता है। और इनोवेशन भी है। इनोवेशन का मतलब आप इनोवेटिवली किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों लेबलिंग। सर लेबलिंग क्या है ये? व्हाट इज लेबलिंग? अब देखो बच्चों, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, अब लेबलिंग समझ लो। सर ये सब प्रोडक्ट में चल रहा है? ये सब प्रोडक्ट में चल रहा है। लेबलिंग का मतलब होता है बेटा जो पैकिंग करी है उसके ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, चाहे वो एक्सपायरी डेट हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो कोई वार्निंग दी हुई हो, कीप अवे फ्रॉम रीच ऑफ चिल्ड्रन, या स्मोकिंग किल्स, या स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, या व्हाटएवर, जो भी चीजें उस पर लिखी हुई हैं, उसके कंटेंट, इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट, इतनी प्रोटीन, इतना फैट, इतने मिनरल, इतना ये, इतना वो, सब हर चीज जो उस पर लिखी हुई है वो सब लेबलिंग है। लेबलिंग क्या है? द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच इनेबल्स प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होती है, इट इज द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी लेबलिंग से ही दी जाती है। लेबल बच्चों सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल होता है जैसे चीनी पैक कर दी ट्रांसपेरेंट पन्नी में, उस पर बस 1-2 चीजें लिख दी, सिंपल लेबल हो गया। और अगर उसे बहुत ही अट्रैक्टिव, जैसे किंडर जो आएगा ऑरेंज कलर का, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, खूब अट्रैक्टिव बनाया है, तो पैकिंग भी बढ़िया है, लेबलिंग भी बढ़िया है उस पर, है ना? चलो जी, लेबलिंग इज द पार्ट ऑफ पैकेजिंग एंड कंसिस्ट ऑफ प्रिंटिंग द इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट अपीयरिंग ऑन और विद द पैकेज। लेबलिंग क्या करता है बेटा? नंबर 1, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, स्पेसिफाई करता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या है। दूसरा, लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको लेबल देख के पहचान सकते हैं। अब डोमिनोज का पिज्जा खाली डब्बे में जा रहा हो, पता ही नहीं लगेगा, उसके
उसके बारे में लिखा है तो लोग दूर से पहचान लेंगे हाँ यार डोमिनोज है ना। इट हेल्प्स टू ग्रेड द प्रोडक्ट। बच्चों आप ग्रेडिंग कर सकते हो कि ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है। जैसे ब्रुक बॉन्ड की एक चाय आती है तो ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल है ना, इस तरीके से ब्रुक बॉन्ड ने अलग अलग ग्रेड्स बनाए हुए हैं। तो लेबलिंग से ही ग्रेडिंग होती है। बासमती चावल है जी, ये थोड़ा हल्का चावल है, ये उससे हल्का चावल है, तो लेबलिंग से ही तो पता चल रहा है, राइट। इट हेल्प्स इन द प्रमोशन, आप ऐड कर सकते हो अच्छे लेवल का। अगला, आपको जानकारी रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी करी हुई है, वो भी लेवल से ही पता चलता है। बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? बेटा कोई भी ऐसी चीज जो आपकी अपनी पर्सनल है और आपको उससे बिजनेस जनरेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गुडविल, मेरी रेपुटेशन मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये मेरा एक एसेट है जो मैंने धीरे धीरे डेवलप करा है। मेरी वीडियोस मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैंने अपने इंटेलेक्ट से डेवलप करा है। अगर कोई इसको चोरी करेगा तो मैं उसको कॉपीराइट मार सकता हूं, है ना, कि भाई तुमने क्यों डाली, मैंने अपनी मेहनत से बनाई है यार, मेरा कंटेंट है तो कॉपीराइट मारूंगा ना, मेरा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? दीज आर द राइट्स which are legally recognized exclusively to the creations of the mind। जो भी चीज आपने दिमाग से बनाई, अब मेरी वीडियोस है, किसी सिंगर का कोई गाना है, कोई पर्टिकुलर एसेट है, जो भी आपने मेहनत करके बनाया है उसको अधिकार दिया गया कि कोई और आपसे ना ले ले, ठीक है। अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट ऑनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी आर ग्रांटेड सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स, जो अपने इनटेंजिबल एसेट्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे कॉपीराइट, अगर मैं कोई किताब लिखता हूं तो मैं उसको कॉपीराइट करा सकता हूं ताकि कोई और कॉपी ना कर ले। ट्रेडमार्क, जो अभी पीछे देखा था ना, आप लोगो वगैरह आपने अपने दिमाग से सोचा है यार, उसको ट्रेडमार्क कराओ। पेटेंट, आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने कोरोना की वैक्सीन बनाई या आपने कैंसर की वैक्सीन बना दी, तो आप अपने दिमाग से कर पा रहे हो ना, उसको आप पेटेंट कराओ। इंडस्ट्रियल डिजाइंस, कुछ इंडस्ट्रियल डिजाइंस बनाए हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको आप कराओ। ट्रेड सीक्रेट, कुछ ऐसा व्यापारिक सीक्रेट है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। बढ़िया सर। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? पेटेंट्स मैंने आपको बता दिया, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, ऑफरिंग एंड इम्पार्टिंग ऑफ एन इन्वेंशन। जो आपका इन्वेंशन है, कोई आपने डेवलप करा है, तो उसको आप पेटेंट करा सकते हो। कॉपीराइट क्या होता है बच्चों? कोई लिटरेरी वर्क है, राइट, कोई इस तरीके का लिखित काम है, कुछ आपने लिखा है ऐसी चीज, जैसे सपोज ये वीडियो है, अगर कोई और चोरी कर लेगा तो मैं उसको कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ, राइट। इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई 2D 3D कुछ पैटर्न बनाया है ऐसा। ट्रेडमार्क, कोई साइन डिजाइन। कोई ट्रेड सीक्रेट, कोई फॉर्मूला है, जैसे कोका कोला का फॉर्मूला या मैगी का मसाला, कुछ ऐसी चीज, वो आप ट्रेड सीक्रेट अपने पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करा सकते हो। परफेक्ट। अब प्रोडक्ट खत्म बच्चों, अब आ रहा है प्राइस। सर व्हाट इज प्राइस? प्राइस बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एलिमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। प्राइस क्या है कि प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिकेगा, बहुत सेंसिबल है, बहुत ध्यान से फिक्स करना पड़ता है। कितनी वैल्यू आपको मिलेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है प्राइस? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट refers to the value which is put on a product. It represents the sum of values that consumers are willing to exchange for the benefit or having the using the product. इसका मतलब जो कस्टमर को लग रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है ताकि मेरी नीड्स फुलफिल्ड हो सके, उसके बदले में जो वो पैसे देगा उसको प्राइस बोलेंगे, ठीक है। अब प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका बना कितने का वो प्रोडक्ट। सेगमेंट टारगेटेड, आप कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, रिच को कर रहे हो या पुअर को कर रहे हो, उस हिसाब से प्राइस रखा जाएगा। एबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू पे, कस्टमर एबल भी है या नहीं है पे करने के लिए। डिमांड और सप्लाई, अगर किसी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है तो आप उसको ज्यादा प्राइस भी चार्ज करोगे, बिकेगा। डिमांड ही नहीं है तो सस्ता भी करोगे तो भी नहीं बिकेगा। तो प्राइस डिमांड सप्लाई पे, कस्टमर की एबिलिटी पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, सेगमेंट पे, हर चीज पे डिपेंड करता है। अब आ रहा है बच्चों प्राइस को आप कैसे सेट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती है। प्राइस सेट करते टाइम क्या क्या सोचना पड़ेगा। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस का क्या मतलब होता है बेटा कि इतना प्राइस रखना कि आपका खर्चा निकल जाए। भाई सबसे पहले तो खर्चा ही निकालना है ना, तो कॉस्ट प्लस का मतलब यही है कि इतना प्राइस रखूंगा मैं कि मेरा खर्चा निकल जाए यार, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा खर्चा निकल जाए, मैं इतना चाहता हूं। तो कॉस्ट प्लस में आप प्राइस रखते हो कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा,
ताकि आपका खर्चा निकल सके। क्या लिखा है? इट इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ प्राइसिंग वेयर मैन्युफैक्चरर चार्ज अ प्राइस टू कवर द कॉस्ट। ठीक है, बस आप कॉस्ट कवर करना चाहते हो मेनली। दिस मेथड इज टिपिकली बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट्स। आप इसको कैसे बेस करते हो? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर निकल जाए, न्यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स पे जो कॉस्ट आ रही है वो निकल जाए, और मेन जो मेरे एरियाज हैं हाई कॉस्ट जिनसे आ रही है उस पर फोकस करके ये खर्चे निकल जाए मेरे, राइट। तो हम जब इस तरीके से प्राइस सेट करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते, बस आपकी कॉस्ट कवर हो रही होती है, ब्रेक इवन से थोड़ा सा आगे निकल जाते हो आप। ये होती है बच्चों पहली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? पहले इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है बच्चों? सबसे पहला एडवांटेज क्या है? आपका एक बेसिक सा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग द डिजायर्ड रेवेन्यू। दूसरा सिंपलेस्ट है, कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बस अपने खर्चे देखो, उसको कवर कर लो। तीसरा, आप ये देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, इवैल्यूएट हो जाएगा कि क्या रीजंस हैं एक्सपेंसेस एस्केलेशंस का। एक्सपेंसेस एस्केलेशंस का मतलब कि आप एक्सपेंसेस को अच्छे से समझ पाओगे कि आपका टोटल खर्चा कितना है, कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से आप अगली बार बेटर प्लानिंग कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है बच्चों? ये डीमेरिट्स ये हैं बच्चों की इसके अंदर हम लोग फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट को कंसिडर ही नहीं करते। भाई अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है तो मैं उस हिसाब से प्राइस को भी चार्ज कर सकता हूँ। फ्यूचर में अगर डिमांड बहुत ज्यादा गिरने वाली है तो उस हिसाब से मैं प्राइस को भी चार्ज कर सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट, ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, ये फ्यूचर डिमांड को तो कंसिडर ही नहीं करती, ये तो सिर्फ कॉस्ट को कंसिडर करती है। तो यहाँ पे ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा, ये कॉम्पिटिटर के एक्शन को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा कि मेरे प्रोडक्ट को देख के कॉम्पिटिटर कैसा एक्शन ले रहा है। सपोज उसने प्राइस और ही कम कर दिया तो मेरा बिकना ही बंद हो जाएगा प्रोडक्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम वो भी नहीं देते। इसके साथ साथ बच्चों कई बार कंपनी जो है वो ओवर एस्टिमेट कर देती है प्रोडक्ट की प्राइस को। ओवर एस्टिमेट क्यों कर देती है? क्योंकि वही वाली बात है, कंपनी अपने फिक्स कॉस्ट देख लेती है, कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट देख लेती है, कंपनी ओवरऑल बहुत सारे ऐसे खर्चे देख लेती है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट भी है, तो उससे भी प्राइस कई बार ज्यादा सेट हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद आता है बच्चों पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सर पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है बेटा प्राइस को इनिशियली बहुत कम रखना ताकि नए से नए कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर पाए और मार्केट शेयर कैप्चर कर लें। जैसे जियो ने किया था ना, बिल्कुल शुरू में फ्री में ही दे दिया भाई साहब, कॉस्ट भी नहीं ली, बिल्कुल फ्री में दे दिया ताकि मार्केट कैप्चर कर पाए। तो देखो क्या है, अंडर दिस स्ट्रैटेजी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इनिशियली सेट एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट में चल रहा है उससे बिल्कुल लो रख लेंगे टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड इंक्रीज द मार्केट शेयर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगे बेटा इसके? बहुत तेज एडॉप्शन होगा, आपको क्विक मार्केट शेयर मिलेगा, लोग बहुत तेजी से आपकी तरफ आएंगे। दूसरा, आपकी अच्छी गुडविल डेवलप होगी। तीसरा, it leads to cost control and cost reduction pressure from the very beginning, thereby leading to greater efficiencies। मतलब आपको शुरू से ही कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर 4, नए कॉम्पिटिटर नहीं आ पाएंगे क्योंकि हर कोई इतना सस्ता नहीं बेच सकता, राइट। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों इसके? एक पर्टिकुलर कस्टमर को आपसे लॉन्ग टर्म में सस्ते प्राइस की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है और आपने तो शुरू में रखा था बस प्राइस कम, तो लॉन्ग टर्म में तो ये नुकसान देता है कहीं ना कहीं। तो देखो क्या लिखा है, इट स्टैब्लिश लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रोडक्ट एंड इमेज प्री कंसेप्शंस फॉर द ब्रांड एंड द कंपनी। और लॉन्ग टर्म में जब आप सेम प्राइस नहीं रख पाते, जब बढ़ाते हो तो फिर आपकी तरफ बहुत सारा आक्रोश आता है। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज है कि लो प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं, आप लॉन्ग रन में इतने कम मार्जिन पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला हो गया कॉस्ट प्लस, दूसरा हो गया हमारे पास पेनिट्रेशन प्राइसिंग, तीसरा कौन सा होता है बच्चों? क्रीमिंग या फिर स्किमिंग। क्रीमिंग या स्किमिंग आप यहीं से समझ सकते हो कि प्राइस को हाई रखना है। एक में बिल्कुल खर्चा निकाला, एक में बहुत कम कर दिया कॉम्पिटिटर से, एक में ये होता है क्रीमिंग में कंपनी बोलती है भैया मेरा प्रोडक्ट तो बढ़िया क्वालिटी का है, मैं तो हाई प्राइस पे बेचूंगा, कम भी बिकेगा तो मैं जल्दी अपना रेवेन्यू तो उतना कर ही लूंगा। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग एंटरप्रेन्योर सेट देयर प्राइसेस हायर, बहुत ऊपर रहता है, सो दैट फ्यूअर सेल्स आर नीडेड, काफी कम सेल्स चाहिए होती है ब्रेक इवन तक जाने में। सेलिंग अ प्रोडक्ट एट हाई प्राइस, सैक्रिफाइसिंग हाई सेल्स टू गेन अ हाई प्रॉफिट इज देयरफॉर स्किमिंग ऑफ द मार्केट। ठीक है,
ओके, अब ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये किस फैक्टर्स पे चलती है? नंबर 1, द नीड फॉर प्रोडक्ट आउटवेट्स द इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कि आपने प्रोडक्ट की जरूरत ही इतनी तगड़ी बनाई है कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका प्राइस कितना है। नंबर 2, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स की, कि प्रोडक्ट ही आपका इतना यूनिक है कि लोग प्राइस को देखते ही नहीं है। नंबर 3, हाइयर डिस्पोजेबल इनकम है, ऐसे आप कैटेगरी को कैटर करते हो, आपका जो मार्केट है उसमें वो लोग हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है, वो प्राइस देखते ही नहीं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होंगे? नंबर 1, आपकी हर तरीके की कॉस्ट कवर हो जाती है, चाहे रिसर्च कॉस्ट हो चाहे डेवलपमेंट कॉस्ट हो, हर तरीके की कॉस्ट जल्दी से निकल जाती है। नंबर 2, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए बेस्ट है जो कैटर कर रहे हैं क्वालिटी कॉन्शियस लोगों को रादर देन प्राइस कॉन्शियस लोगों को। जो भी लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं, जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, प्राइस से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है बच्चों, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस ये हैं बच्चों, अगर आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट दे देगा लो प्राइस पे तो फिर आप गए। अगर कॉम्पिटिटर ने सेम प्रोडक्ट दे दिया लो प्राइस पे, फिर आप क्या करोगे? डूब जाओगे। ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती अगर गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। सपोज गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, मार्केट को रेगुलेट करा हुआ है कि इससे ज्यादा में तो बिकेगा ही नहीं, तो फिर ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। उसके बाद अगर कस्टमर अवेयर हैं कि भैया प्राइस ऑफ द बिजनेस जो है, सॉरी पॉलिसी ऑफ द बिजनेस जो है वो ये है कि हम तो बस हाई ही रखेंगे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को इनिशियली शायद कस्टमर ना खरीदे। कस्टमर नहीं खरीदेगा तो उसको लगेगा कि भाई बाद में तो कम करना ही पड़ेगा, तो सस्ता हो जाएगा, तब शायद कस्टमर खरीदे। ठीक है, तो अगर कस्टमर को आपकी पॉलिसी के बारे में पता चल गया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिएबल प्राइसिंग। वेरिएबल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस दे सकते हो, मतलब आप बार्गेनिंग का ऑप्शन दे रहे हो कस्टमर को। इट इज अ मार्केटिंग अप्रोच which permits different rates to extended to different customers for the same goods. This approach is generally followed for business where bargaining over the price is considered the norm. ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह इसको यूज करते हैं। दिल्ली वाले समझ गए? बताओ जरा कौन सी मार्केट में चलता है ये वेरिएबल प्राइसिंग? एडवांटेजेस क्या है बच्चों? आप इसको यूज कर सकते हो उन गुड्स को बेचने के भी जो ओरिजिनल प्राइस पे नॉर्मली नहीं बिक रहे। जो ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बिक रहे यार, सस्ते में करके बेच दो, बिक जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस पे बेचते हो तो आप एक मॉडेस्ट प्रॉफिट जरूर कमा सकते हो। स्ट्रैटेजी को यूज करके आप एक बेसिक सा प्रॉफिट कमा लोगे। सर कैसे कमा लेंगे? भाई कहीं पे ज्यादा कमाओगे, कहीं पे कम कमाओगे, ओवरऑल तो मैनेज हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट आपके पास रहने वाला है। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? डिसएडवांटेज ये है कि सपोज आपने कोई प्रोडक्ट एक कस्टमर को 200 का बेचा, अगले को आपने वही 160 का बेच दिया, तो जिसको 200 का बेचा अगर उसे पता चल गया वो नहीं आएगा भाई दोबारा, और वो वापस करने भी आ सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, हेडेक भी बढ़ सकता है। तो देखो लिखा हुआ है इट कैन लीड टू लूजिंग अदर कस्टमर्स हु पेड फुल प्राइस। ठीक हो गया, और गुडविल पे इंपैक्ट आता है, बिजनेस की गुडविल तो इंपैक्ट होगी ही होगी। बढ़िया सर। अब आ गया बच्चों प्लेस। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, तीसरा एलिमेंट आता है प्लेस। प्लेस क्या होता है बच्चों कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर के घर तक पहुंचा रहे हो। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, खुद बेचते हो, या फिर आपने बीच में इंटरमीडियरीज डाले हुए हैं कि भैया बीच में कोई होलसेलर है, कोई एजेंट है, कोई रिटेलर है, तब कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो इनको हम चैनल्स बोलते हैं कि किस चैनल के थ्रू जा रहा है। उसके साथ साथ मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसा है, क्या मैं क्विकली ऑर्डर डिस्पैच करता हूं। अगर मैं प्रोडक्ट को स्टोर करता हूं, क्योंकि सामान आज बनेगा तो आज तो सारा नहीं बिकेगा, तो स्टोर भी करना पड़ेगा, तो मेरा वेयर हाउस कहां पे है। ट्रांसपोर्टेशन, कौन से ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा मेरा सामान, कितना इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा, ये सब बच्चों मेरा प्लेस वाले एलिमेंट में आता है। क्या है प्लेस? इन मार्केटिंग प्लेस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल, कि कहां पे सामान बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। टू कैच द आई ऑफ द कंज्यूमर एंड मेक इट इजी फॉर हिम टू बाय, द मेन एम इज गुड डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस स्ट्रैटेजी। इसका मतलब कि बढ़िया लोकेशन, या तो आप एक ऐसी लोकेशन पे हो जहां पे बहुत सारे कस्टमर है, या आप कस्टमर के घर तक डिलीवर करा रहे हो, तो प्लेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस मिक्स क्या होगा? इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब सारे के सारे डिसीजंस या सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे ताकि प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक सही समय पे पहुंच सके। राइट? स्क्रीनशॉट लो बच्चों।
अब देखो सबसे पहले आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स में बोल रहा है 3 तरीके का फ्लो हो सकता है। नंबर 1 डाउनवर्ड फ्लो, नंबर 2 अपवर्ड फ्लो। देखो जरा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स का क्या मतलब है कि भैया गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जाएंगे, डाउनवर्ड फ्लो। दूसरा जो पेमेंट है वो कस्टमर से प्रोड्यूसर तक आएगी, ठीक है। तो फ्लो ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो डाउनवर्ड भी जाएगी अपवर्ड भी जाएगी, वो हर डायरेक्शन में जाएंगी, नीचे से ऊपर भी ऊपर से नीचे भी। देखो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन मूव डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन सा नया प्रोडक्ट आया, कौन सा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए यूजेस आए, क्या अपडेटेड वर्जन आया, ये इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोडक्ट को देती है। अब नीचे कस्टमर क्या दे रहे होते हैं, कस्टमर दे रहा होता है फीडबैक, कस्टमर दे रहा होता है कि उसको क्या चाहिए, उसके क्या सजेशंस हैं, उसकी क्या कंप्लेन्स हैं। तो हमारे पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरीके के फ्लोज हैं। डाउनवर्ड में क्या क्या जाएगा, एक तो प्रोडक्ट ही जाएगा या फिर कुछ जानकारी जाएगी। अपवर्ड में क्या क्या जाएगा, पैसा जाएगा या फिर सजेशंस इंफॉर्मेशन जाएगी। तो प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर आएगा, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा, और तीसरा होता है सजेशंस, आइडियाज या कुछ नया लॉन्च, वो ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, परफेक्ट सर। अब देखो कितने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं बच्चों जीरो लेवल या डायरेक्ट लेवल। तो ये डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल किसको बोला जाता है बेटा, जहां पे प्रोड्यूसर सीधा कस्टमर तक खुद ही सामान पहुंचाता है। जितने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देखते हो कि सीधा कंपनी से आप ही को बेचा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चैनल। सिंपलेस्ट, शॉर्टेस्ट, सबसे इकोनॉमिकल चैनल, ठीक है, जहां पे डायरेक्टली कंपनी बेच रही होती है। इनडायरेक्ट में बच्चों 1 लेवल हो सकता है, जहां पे बीच में एक इंसान होगा, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कस्टमर। फिर 2 लेवल हो सकता है, जहां पे बीच में 2 लोग होंगे, होलसेलर, रिटेलर। फिर 3 लेवल हो सकता है, 3 लेवल में बच्चों बीच में 3 लोग होंगे, कौन कौन, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। सही है। तो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में कितने लोग हैं, अगर आप डायरेक्टली बेच रहे हो तो उसको 0 लेवल बोलते हैं। इनडायरेक्टली बेच रहे हो, एक इंटरमीडिएरी बीच में डाला, 1 लेवल, 2 लोग बीच में डाले, 2 लेवल, 3 लोग बीच में डाले, 3 लोग, 3 लेवल। ठीक है। तो दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स ओनली 1 मिडलमैन, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। इसके अंदर कितने होंगे, 2। ये मोस्ट कॉमन और ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें होलसेलर, रिटेलर होते हैं। और उधर क्या होगा, लॉन्गेस्ट चैनल, जिसमें 3 मिडलमैन, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर होते हैं। परफेक्ट, क्या बात है सर। इसके बाद क्या आ रहा है सर, कैसे हम सेलेक्ट करें बच्चों, कैसे हम सेलेक्ट करें कि हमें कौन सा चैनल यूज करना है, हम डायरेक्टली बेचें या इनडायरेक्टली बेचें। तो इसके बेटा बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो डायरेक्ट बेचो, अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो आप ही बेचो ना भाई, महंगा प्रोडक्ट है, खराब हो गया फिर। अगर वो एक चीप प्रोडक्ट है तो आप इनडायरेक्ट भी बेच सकते हो, बीच में आप होलसेलर को दो, रिटेलर को दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिक सके, राइट। अगर वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, यानी कि कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, तो इनडायरेक्ट चैनल। अगर वो एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, जिसको कस्टमाइज कराया जाएगा, आप ही बना के दोगे, तो डायरेक्ट चैनल, राइट। अगर वो जल्दी से खराब होने वाला है, पेरिशेबल है, अगर वो पेरिशेबल है तो फिर डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा लोगों को बीच में डालोगे तो इतना तो खराब हो जाएगा ना। अगर वो नॉन पेरिशेबल है, यानी खराब होने वाला नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली भी बेच सकते हो। अगर वो टेक्निकल नेचर का है कि बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट बेचो, टेक्निकल नहीं है तो इनडायरेक्ट बेचो। ठीक हो गया बेटा। तो प्रोडक्ट में क्या क्या कंसीडरेशंस हैं, कितने का है, स्टैंडर्ड है या कस्टमाइज्ड है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, टेक्निकल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मार्केट से बात करें तो कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं। अगर आपके लिमिटेड बायर्स हैं तो डायरेक्टली बेच लो, बायर ज्यादा है तो इनडायरेक्टली बेचना पड़ेगा। बाइंग हैबिट्स क्या है कस्टमर की, क्या कस्टमर डायरेक्टली आपसे खरीदना पसंद करता है, तो डायरेक्टली बेचो, ऐसी कोई हैबिट नहीं है, इनडायरेक्टली बेचो।
बाइंग क्वांटिटी, कस्टमर कितनी क्वांटिटी में ले रहा है आपसे प्रोडक्ट। क्वांटिटी में बच्चों ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो आप तक भी आ सकता है कस्टमर डायरेक्टली। हम लोग यूजुअली देखते हैं ना कि बल्क में लेना है तो मैन्युफैक्चरर से ही ले लो, छोटी क्वांटिटी लेना है तो मैन्युफैक्चरर बोलता है भाई रिटेलर से ले ले, मैं नहीं बेचने वाला, राइट। मार्केट साइज कितना बड़ा है, क्या मार्केट साइज बहुत बड़ा है? मार्केट साइज बहुत बड़ा है तो आप अकेले नहीं बेच पाओगे, इनडायरेक्ट। मार्केट साइज छोटा सा है, डायरेक्टली बेच लो, राइट। अब कंपनी की गुडविल कैसी है, आप देखो कि आपने अपनी गुडविल किस तरीके से बनाई है। अगर आपने अपनी अच्छी गुडविल बनाई है खुद ही बेच के, तो आप डायरेक्टली बेचो और लोगों के हाथ में मत दो, राइट। उसके बाद अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो सब कुछ खुद, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, डायरेक्टली बेचो। कंट्रोल बांटना चाहते हो, इनडायरेक्टली बेच दो। अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपके पास खूब फाइनेंस है, आप सब कुछ खुद कर सकते हो, डायरेक्टली बेचो। फाइनेंस नहीं है, इनडायरेक्टली बेचो। उसके बाद बच्चों सरकार देखो, गवर्नमेंट किस तरीके से अलाउ कर रही है, कितने इंटरमीडिएरी अलाउ कर रही है। अगर इस तरीके का कुछ है तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी कंसिडर करो। उसके बाद कॉस्ट देखो, अवेलेबिलिटी देखो, सेल्स देखो किससे ज्यादा हो सकती है, उस हिसाब से आप चैनल डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है, कॉस्ट बहुत हाई हो रही है, ज्यादा चैनल्स, भाई देखो बीच में जितने लोग होंगे वो सब अपना अपना मार्जिन लेंगे, होलसेलर अपना प्रॉफिट लेगा, रिटेलर अपना प्रॉफिट लेगा, एजेंट अपनी कमीशन निकालेगा, तो जितने लोग होंगे उतना कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना तो उस सिनेरियो में डायरेक्टली बेचो, राइट। अवेलेबिलिटी देखो कि क्या मिडलमैन अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है और आपको फायदा हो रहा है तो डाल लो बीच में, नहीं तो रहने दो। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स देख लो कि सेल्स किस तरीके की आ रही है। ये सारे फैक्टर्स बच्चों हमें देखने पड़ते हैं व्हाइल सेलेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट एलिमेंट आता है बच्चों हमारे पास प्रमोशन। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों। प्रमोशन में हम लोग अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज में डालने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता हो, कभी ना कभी सुना हो, कहीं ना कहीं उसने ऐड देखा हो, कहीं ना कहीं उसने बोर्ड लगा देखा हो, कहीं ना कहीं उसने उस चीज के बारे में किसी और से सुना हो। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली हो, उसने कहीं ना कहीं फैमिलियर कर दो किसी भी तरीके से। तो क्या होता है प्रमोशन, इट रेफर्स टू रेजिंग कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर को अवेयर करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, राइट। अब प्रमोशन को कैसे करा जा सकता है, तो 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं बच्चों। एक होती है अबव द लाइन, एक होती है बिलो द लाइन, एक होती है थ्रू द लाइन। अबव द लाइन होती है जब आप लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, आप लार्ज ऑडियंस तक प्रमोशन करना चाहते हो, किसको कर रहे हो आपको भी नहीं पता। इसमें हम एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं कि भाई विराट कोहली से एडवर्टाइजमेंट करा दिया, ऐड कराया तो पता ही नहीं विराट कोहली के फैंस कहां कहां हैं, किन किन ने देख लिया, हमारा प्रोडक्ट कहां कहां तक लोगों की नॉलेज में चला गया। इसको बोलते हैं अबव द लाइन। बिलो द लाइन होता है जब आप कुछ टारगेटेड कस्टमर तक ही पहुंचते हो, मतलब आप चाहते हो कि मैं इस एरिया में जाके लोगों से खुद मिलूं, तो मैंने पर्सनल सेलिंग करी, या कुछ टाइम के लिए मैंने डिस्काउंट दे दिया कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे, ये हो गया। तो जब हम अपने कंट्रोल में रखते हैं प्रमोशन को, कुछ लिमिटेड कुछ टारगेटेड लोगों तक करना चाहते हैं, उसको बिलो द लाइन बोलते हैं। थ्रू द लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि कुछ दिन ये यूज कर लिया, कुछ दिन ये यूज कर लिया, कुछ दिन ये, कुछ दिन ये, उसको हम थ्रू द लाइन बोल देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये यहां पे लिखा हुआ है देखो। अबव द लाइन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स होंगे, प्रेस में ऑनलाइन बैनर छपवाना, एडवर्टीजमेंट्स बिलबोर्ड्स पे कराना, वेबसाइट्स पे करवाना, टीवी सिनेमा में करवाना। बिलो द लाइन में क्या है बच्चों, जैसे हमने कुछ लिमिटेड लोगों को स्पॉन्सरशिप्स दे दी, सेल्स प्रमोशन करा, कुछ ऑफर्स चला दिए, पब्लिक रिलेशंस बनाए अच्छे, पर्सनल सेलिंग करी, तो ये मेरे कंट्रोल में होता है। थ्रू द लाइन क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। इट रेफर्स टू अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग बोथ अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। दोनों ही चीजें हम लोग इसमें कंसिडर करके चलते हैं। ठीक हो गया, परफेक्ट। उसको इसीलिए क्रॉसिंग द लाइन भी बोल देते हैं। परफेक्ट सर। अब प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आएगा, प्रमोशन मिक्स में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं बच्चों। ये पढ़ के हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। कौन कौन से, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जब हम किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू ऐड करा लेते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर या कोई भी फेमस इंडिविजुअल को बोलते हैं कि भैया हमारा एडवर्टीज कर दो, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा दो, हम आपको पे करेंगे। होता कैसा है ये इम्पर्सनल होता है, मतलब आप पर्सनली अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे, बस एक इंडिविजुअल ने सबको इम्पर्सनली बता दिया, राइट।
पर्सनल सेलिंग क्या होता है? जब आप पर्सनली वन ऑन वन अपना प्रोडक्ट बेचते हो, आप खुद जाके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन, जब आप बच्चों सेल्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग ऑफर्स देते हो कि भैया कैशबैक है, डिस्काउंट है, मैगी के साथ बाउल फ्री है, बॉर्नविटा के साथ मग फ्री है, या इस तरीके कुछ भी ऑफर्स, लकी ड्रॉ है, कूपन्स हैं, 20% एक्स्ट्रा है, बाय वन गेट वन फ्री है, कुछ भी, ये सब सेल्स प्रमोशन हो रहा है बच्चों। पब्लिक रिलेशंस क्या होता है? जब आप पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करते हो। कैसे करते हो? अच्छी एक्टिविटीज करके, डोनेशंस करके, अलग अलग आपने इस तरीके के कैंप्स लगाए हैं, अपनी गुडविल अच्छी बनाई है। जैसे टाटा ने, रतन टाटा जी ने कितनी अच्छी गुडविल बनाई, तो पब्लिक रिलेशन बहुत तगड़ी है, राइट? चलो सर, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म, पैसा लगता है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, ताकि आप कस्टमर को कैसे भी परसुएड कर सको, पुश कर सको कि भाई मेरा सामान खरीद लो, बेस्ट है, राइट? एडवर्टाइजमेंट क्यों कराया जाता है? ताकि आपका प्रोडक्ट फैमिलियर हो जाए, जनता आपके प्रोडक्ट को जान जाए, आपकी अच्छी गुडविल बन जाए, इमेज बन जाए, आप बढ़िया प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक ऑफर कर सकते हो कस्टमर को, लोगों को अवेयर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक हो गया? चलो सर, अब आगे चलते हैं बच्चों जी। अगला क्या है सर? एडवर्टीजमेंट में हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान भी रखना है। ठीक है, क्या बेसिक चीजें हैं? जैसे सबसे पहले मेरा एम क्या है, मैं एडवर्टीजमेंट क्यों करना चाहता हूं, मैं किस पर्पस के साथ एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर करो बिफोर ड्राफ्टिंग आउट एन एडवर्टीजमेंट, आपका बेसिक पर्पस क्या है। क्या आप ज्यादा लोगों में अपनी इमेज बनाना चाहते हो, या आप सेल्स के लिए परसुएड करना चाहते हो, या आप सिर्फ कस्टमर के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी देना चाहते हो? आप अपना एम देखो पहले क्या है। दूसरा, आपका टारगेट क्या है, किस सेक्टर की पब्लिक को आप एक्चुअल में टारगेट कर रहे हो। आप मेल्स को टारगेट कर रहे हो, फीमेल्स को, एडल्ट्स को, टीनेजर्स को, बच्चों को, उनकी मदर्स को, फादर्स को, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, ये देखो। तीसरा, कौन सी मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करोगे, टीवी पे, रेडियो पे, प्रेस पे, इंटरनेट पे। कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दो, एनालिसिस कर लो। कई बार एनालिसिस करने से खर्चा बच जाता है आपका, क्योंकि कॉम्पिटिटर ऑलरेडी करके आ चुका होता है वो गलती, आप नहीं करते, राइट? उसके बाद बच्चों, एडवर्टीजमेंट को बढ़िया बनाने के लिए क्या चीज दिमाग में रखें, तो आइडा याद रखना है, आइडा। एडवर्टीजमेंट को बेटर बनाने के लिए आइडा होना चाहिए। आइडा क्या है? नंबर 1, अटेंशन। आपका एडवर्टीजमेंट इस तरीके का होना चाहिए जो एकदम अटेंशन ग्रैब करे, सब लोग उसको देख के अटेंटिव हो जाएं, सब लोग उसको देख के एकदम से अटेंटिव हो जाएं कि भैया ये तो कोई बढ़िया चीज है। अटेंशन हो जाना चाहिए उसके ऊपर लोगों का, राइट? इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट शुड कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। हम कई बार एड्स देखते हैं ना प्रोडक्ट के, और वो एड्स हमें एकदम एक्साइट करते हैं, हमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि यार ये तो देख ही लो इसमें क्या है ना? इट अराउजेस इंटरेस्ट रिगार्डिंग द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। तीसरा, डिजायर। कस्टमर के मन में एक डिजायर पैदा कर दो कि भाई काश मेरे पास ये फोन होता, एप्पल करता है ना, काश मेरे पास ये लैपटॉप होता, काश मेरे पास ये गाड़ी होती। जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं वो सब ये डिजायर क्रिएट करती हैं आपके दिमाग में। चौथा, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि कस्टमर आके खरीदे भी, सिर्फ डिजायर ही नहीं, कस्टमर का एक्शन भी होना चाहिए, वो चीज सेल में भी कन्वर्ट होनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा। तो आइडा का ध्यान रखना है, अटेंशन ग्रैब करो, इंटरेस्ट होना चाहिए कस्टमर का आपके प्रोडक्ट में डेवलप, डिजायर बन जाए और एक्शन भी ले कस्टमर। बढ़िया सर। सर अब हम एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ करा सकते हैं, किस तरीके से करा सकते हैं? देखो बच्चों, ये बहुत आसान है। लेटर हेड पे, एनवलप्स पे वो पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा सकते हो, बड़े बड़े बोर्ड्स लगवा सकते हो, विंडो डिस्प्ले ऑफिस के फ्रंट पे, न्यूज़पेपर वगैरह में निकलवा सकते हो, रेडियो पे, टीवी पे, फ्लोर्स पे स्टिकर्स लग जाते हैं, सिनेमा में वो पिक्चर से पहले पिक्चर के बाद आते हैं ना एड्स, वो हो गए। एम्बियंस में, एम्बियंट का मतलब पार्क्स वगैरह में, या कस्टमर जहां भी इकट्ठा होता है वहां पे एड्स करा सकते हो। आउटडोर्स आप करा सकते हो, डायरेक्ट मेल, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो बहुत तरीके हैं यार ऐड कराने में, कोई भी 5-6 आप याद रख सकते हो। अब आता है पर्सनल सेलिंग। सर व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? नाम में ही है बच्चों। अगर मैं पर्सनली अपना प्रोडक्ट आपको आके सेल करूंगा, मैं आपके घर आया और आपके घर आके मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ कि भैया या भाभी या अंकल या आंटी, अगर आपके मम्मी पापा आए तो,
या फिर दोस्त या भाई या बहन, देख यार मेरा फोन मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट आगे खुद ही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं, सब बता रहा हूँ, पर्सनल सेलिंग कर रहा हूँ ना। तो व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? इट मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट पर्सनली। इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन। मैं प्रोडक्ट को ओरली प्रेजेंटेशन करूंगा, जो भी मैं बताना चाहता हूं वो बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप सामान खरीद लो। इसमें बेटा बेटर कम्युनिकेशन होता है, बेटर फीडबैक मिलता है, आप रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर पाते हो ताकि कस्टमर दोबारा आपके पास भी आए, राइट? देखो, इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ सेलिंग। इसमें अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन होता है, नैरो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है, और फीचर्स है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का भी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप अपने हिसाब से बार्गेन भी कर सकते हो, अट्रैक्ट भी कर सकते हो कस्टमर को, आपके लिए आसान होता है। बढ़िया सर। अब एक अच्छा सेल्समैन कैसा होना चाहिए? अगर पर्सनल सेलिंग करनी है तो अच्छा सेल्समैन कैसा होना चाहिए सर? सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए सेल्समैन को देख के। नंबर 1, गुड लुकिंग, हेल्दी, स्मार्ट। नंबर 2, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उसको प्रोडक्ट की, प्लीजिंग होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए। कर्टियस का मतलब रिस्पेक्टफुल होना चाहिए वो। उसके बाद गलत जानकारी ना दे, पेशेंट हो, कस्टमर को ध्यान से सुने, कॉन्फिडेंट हो, प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, ठीक है, और कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करे, अंडरस्टैंड करे, कस्टमर की नीड्स को समझे और उसकी फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे। तो एक सेल्समैन बच्चों बेसिकली सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। क्या ही बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब होता है बच्चों? कि आप किस तरीके से अपने सेल को प्रमोट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकते हो। कैसे? डिस्काउंट दे दो, ऑफर्स चला दो, क्वांटिटी डील्स दे दो, बाय वन गेट वन फ्री, कुछ कॉम्बिनेशन बना दो, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, कैशबैक दे दो, कॉन्टेस्ट चला दो, लकी ड्रॉ चला दो, कैशबैक्स मैंने शायद आपको बता दिया, कुछ ऐसा दे दो कि आप हमारे 10 प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम आपको कोई ट्रिप देंगे, घूमने घूमने की देंगे। सो सॉरी। इस तरीके की चीजों से क्या होता है? सेल्स प्रमोट होती है, राइट? सेल्स प्रमोशन रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, वही बेनिफिट्स दो दैट एनकरेज और प्रमोट द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? बिजनेस प्रमोशंस कर सकते हो, ट्रेड प्रमोशंस कर सकते हो, कंज्यूमर प्रमोशंस कर सकते हो, या सेल्स फोर्स प्रमोशंस कर सकते हो। अगला आ गया बच्चों पब्लिक रिलेशंस। आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा बंद हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी, अभी चेंज करी मैंने क्विकली फटाफट से। पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं? पब्लिक में अच्छे रिलेशंस बनाना, अच्छी इमेज बनाना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में टाटा का एग्जांपल दिया ना कि रतन टाटा जी कितनी अच्छी इमेज बना के गए, वो चले गए लेकिन टाटा आज भी उनके नाम से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, राइट? इट इज अ डेलिब्रेट, प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग between organization and the stakeholders by obtaining favorable publicity। अच्छी पब्लिसिटी हुई है, अच्छा कॉर्पोरेट इमेज बना है, हमने कस्टमर्स के सामने एक अच्छी इमेज बनाई है, सोसाइटी के सामने अच्छी इमेज बनाई है, तो हमारे प्रोडक्ट्स आसानी से बिकते हैं, राइट? देखो कैसे कैसे हो सकते हैं। न्यूज में आपकी बात हुई अच्छी, न्यूज क्रिएशंस है ना, मीडिया में आप लोगों ने अच्छी इमेज बनाई। दूसरा, आपने बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स करे, बड़ी बड़ी ओपनिंग्स करी, प्रोडक्ट लॉन्चेस करे, अलग अलग जगह आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने स्पीचेस दी, प्रेजेंटेशंस दी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कराए, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी दिख रही हैं, न्यूज़ लेटर्स में आपके बारे में, मैगजीन्स में आपके बारे में अच्छा छपा हुआ है, आपने कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज करी हैं। तो ये सब बच्चों हमारे पास पब्लिक रिलेशंस में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है बच्चों सेल स्ट्रैटेजी। सेल स्ट्रैटेजी क्या होती है? सेल को प्रमोट करने के लिए अगर आप कोई प्लान बनाते हो कि आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो, उसको हम सेल स्ट्रैटेजी बोल देते हैं। सेल स्ट्रैटेजी इज अ प्लान विच पोजीशंस अ कंपनी इन सच अ वे दैट इट गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी आपने एक प्लान बनाया जिसने आपको एक इस तरीके से पोजीशन दी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा माल बेच पा रहे हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले आपकी लॉन्ग टर्म सेल्स अच्छी हो जाती है, आप लॉन्ग टर्म में बेटर सेल्स कर पाते हो। दूसरा, आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज मिल जाती है अपने ही प्रोडक्ट के बारे में। देखो अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो आपको पता होता है कि कब मार्केट ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो मुझे माल कैसे बेचना है, राइट? तो अलग अलग सेल इंटरवल्स, सीजन चेंजेस पे आपको पता होगा कि किस तरीके से मुझे सेल निकालनी है, आप पहले से तैयार हो गए उस चीज के लिए। तीसरा, जब आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हो तो मैनेजर्स मंथली, वीकली,
डेली स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने के बाद शॉर्ट टर्म तो उसी में से बन सकते हैं ना बच्चों, राइट। स्ट्रैटेजी दो तरीके की होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी में क्या होगा बच्चों, जिसमें जो सेल्समैन है वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटर को अटैक करेगा कि इसको हराना है मुझे किसी तरीके से। डायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी, अंडर दिस स्ट्रैटेजी सेल्समैन अटैक द कॉम्पिटिटर डायरेक्टली, वो कैसे भी करके माल बेचेगा, बोलेगा कॉम्पिटिटर बेकार है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होती है, इसके अंदर वो क्या करता है, अपने बारे में बताता है, कॉम्पिटिटर की बात ही नहीं करता, वो बोलता है हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। यानी कि इसके अंदर सेल्समैन अप्लाई मोर सुटेबल टेक्निक्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग फीचर्स, बेनिफिट्स अपने प्रोडक्ट के, वो अपने कॉम्पिटिटर की बात ही नहीं करेगा। तो डायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी में आप सीधा कॉम्पिटिटर का सिर पकड़ लोगे, बेकार है, बिल्कुल मत लेना उसका प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट में सिर्फ अपनी तारीफ करोगे। बढ़िया सर। क्या क्या चीजें होती हैं सेल स्ट्रैटेजी में, आपका प्रोडक्ट का प्लेसमेंट, यानी आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग सोशल मीडिया पे किस टाइम प्लेस करते हो, कैसे प्लेस करते हो, कैसे एडवर्टीजमेंट करते हो। प्रमोशन, आप क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हो उसको प्रमोट करने के लिए। टेस्टिमोनियल्स, आपके कस्टमर के फीडबैक आपने अपनी वेबसाइट पे लगाए, अलग अलग जगह, जैसे लोग आपको बोलते हैं ना कि फीडबैक जरूर देना, तो वो उसको टेस्टिमोनियल्स की तरीके से यूज करते हैं दूसरे कस्टमर्स को दिखाने के लिए। और कोर सेलिंग स्ट्रैटेजी, कि आपकी मेन क्या स्ट्रैटेजी है जिनको आप यूज करके अपना सामान बेचते हो, ठीक है। तो सेल्स में प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टीजमेंट का, टेस्टिमोनियल्स, प्रमोशन और कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज। लास्ट टॉपिक आता है बच्चों, सेल्स स्ट्रैटेजी का क्या क्या काम होता है। दो काम है मेनली। सबसे पहला नए कस्टमर को लेके आना, न्यू कस्टमर एक्विजिशन। दूसरा पुराने कस्टमर को रिटेन करना, पुराना कस्टमर भी रिपीट होनी चाहिए, यानी न्यू सेल भी होनी चाहिए और रिपीटेड सेल्स भी होनी चाहिए। ऐसी सेल स्ट्रैटेजी बनानी है। तो सेल स्ट्रैटेजी लेज आउट स्टेप एंड मेथड्स टू टारगेट न्यू कस्टमर्स, और उसके साथ साथ रिटेन करना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, ताकि वो डेविएट ना हो, इधर उधर ना जाएं। अब सेल स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। मार्केट की नॉलेज, मार्केट कब ऊपर कब नीचे कैसे चलना है। अवेयरनेस, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उससे बढ़िया करना है। करंट ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, अभी आजकल क्या चल रहा है। चौथा पूरा बिजनेस एनालिसिस, कि जो मेरा बिजनेस है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना, उस मार्केट को एनालाइज करना, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाना। टन 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 टन, समाप्त सर। एक और चैप्टर बच्चों, चैप्टर नंबर 3 आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, उसको भी समाप्त करेंगे। छोटा सा चैप्टर है वो, तो 20-25 मिनट में हो जाएगा, राइट। Thank you so much everyone for joining in. I'm going to see you all very very soon. Till then, see ya, take care, bye bye. Keep growing, keep glowing, keep smiling.